फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था, और इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। और एक ही वीडियो के अंतर्गत हम लोग पूरा का पूरा जो विवर्तन है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि विवर्तन होता क्या है, फिर आगे का हम लोग इसमें प्रोसेस को जानेंगे। तो विवर्तन भी एक प्रकाश की तरंग प्रकृति को साबित करने का एक टॉपिक है ये विवर्तन। तो होता क्या है विवर्तन, ये समझ लेते हैं। देखिए, ये कोई हमारा नुकीला किनारा है। नुकीला मतलब तीक्ष्ण किनारा है ये कोई। ठीक, आप सपोज करिए ये हमारा क्या गया, सूर्य का प्रकाश का क्या गया, ये सूर्य का प्रकाश। इस सूर्य के प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, हल्का सा मुड़ जाता है। हल्का सा क्या होता है, ये मुड़ जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। मतलब सूर्य के प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से हल्का सा मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे होता क्या है, ये हमारे पास कोई झिर्री है। विवर्तन का जो पैटर्न है, आप अपने घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, विवर्तन प्रतिरूप को। ये अपने पास कोई झिर्री है ये। ठीक, यहां से हमने क्या किया, ये सूर्य का प्रकाश यहां से पास कराया, यहां से ये कोई प्रकाश स्रोत होगा, यहां से हमने सूर्य का प्रकाश डाला, और यहां पर हमने क्या लगा के रखा था, एक पर्दा लगा के रखा था। ठीक है, अच्छा होना क्या चाहिए था, सूर्य का प्रकाश यहां से निकलेगा और यहां से निकल के कहां पड़ना चाहिए था, यहां पर। और इस पर्दे के ऊपर इतनी जगह क्या होनी चाहिए थी, चमक होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, चमक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस पर्दे के ऊपर जो चमक होती है ना, वो लगभग इतने बीच में चमक होती है। कितने बीच में चमक होती है, इतनी जगह में चमक होती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ सकते हो। छोटी सी नैरो है ये, मतलब बहुत ही छोटा सा एक झिर्री है ये। अब यहां से सूर्य का प्रकाश निकलेगा तो यहां पर क्या होना चाहिए, बहुत छोटा सा एक, जितनी ये झिर्री है उसी के बराबर यहां पर चमक होनी चाहिए। लेकिन चमक वहां तो होती है, उसके चारों तरफ ही इतनी बड़ी, कम से कम इतनी जगह में चमक फैल जाती है। इसी घटना, ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये विवर्तन के कारण हो रहा है। इसी को हमें समझना है, इसी की हमें व्याख्या करनी है, आखिर ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो हम लोग इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें लिखा है, जब प्रकाश किसी अवरोध पर, अवरोध मतलब कोई किनारा हो सकता है, रुकावट, जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। मतलब प्रकाश की कोटि क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में। तो इसका ये जो आकार है वो इसी की एंगस्ट्रॉम की कोटि का ही होना चाहिए। आपतित होता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक, इसको अगर आप और सिंपल भाषा में अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो आप लिख सकते हो, प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें, इस वाले डायग्राम की बात करें, तो ये छोटी सी झिर्री दिख रही होगी आपको। अगर आप विवर्तन का प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको क्या करने हैं, 2 ब्लेड लेने हैं। ठीक, आप तो यहाँ ब्लेड ले लो, एक ब्लेड ये है और एक ब्लेड ये है। 2 ब्लेड लेने होंगे, और दोनों ब्लेड्स को हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ से पकड़ के, हाथ से जब हम पकड़ेंगे तो दोनों ब्लेड्स के बीच में थोड़ी सी झिर्री रह जाएगी। क्या रह जाएगी, बीच में झिर्री। जैसे हमारी उंगलियां हैं, तो उंगलियां जब हम ऐसे मिलाते हैं तो बीच में आप देख सकते हो झिर्री बन रही होगी, ठीक है। और अगर हम इस झिर्री को बल्ब के सामने ले जाएं, तो अगर आप इसको पीछे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश जो आ रहा है वो थोड़ा सा मुड़ गया है। ठीक, और अगर आप ये ब्लेड्स में देखोगे तो और अच्छा पैटर्न आपको प्राप्त होगा। ठीक, तो आपको ये देख सकते हैं घर पे भी। तो विवर्तन हमारा क्या होता है कि प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। विवर्तन हमारा यहाँ 2 प्रकार का होता है। इसी के आगे मैं लिख देता हूँ, विवर्तन 2 प्रकार का होता है। विवर्तन
दो प्रकार का होता है, विवर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है हमारा इसमें विवर्तन। तो ये डायग्राम मिटा के एक्सप्लेन करते हैं इसको कौन कौन से का होता है। सबसे पहला फ्रेनल, फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन हमारा क्या होता है, देखिए हमारे सिलेबस में केवल एकल झिर्री द्वारा विवर्तन को पढ़ना है बस हमें। फ्रेनल विवर्तन और एक होता है हमारा फ्रानहोफर विवर्तन, ये दोनों हमारे सिलेबस में अब नहीं है, इनको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, फ्रानहोफर विवर्तन में क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, जो हमारा बिंदु स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत और पर्दा, ये दोनों क्या होते हैं, सीमित दूरी पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं, सीमित दूरी पर। जब जब प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत व, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेनल विवर्तन। जैसे ये हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है, ठीक, ये आगे क्या लगी है, झिर्री लगी है, तो यहाँ से ये प्रकाश ऐसे जाएगा और यहाँ हमने क्या लगा दिया, पर्दा लगा लिया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, फोकसित हो गया। तो ये जो पर्दा लगा है, ये हमारा क्या है, पर्दा है, ये पर्दा है, और ये हमारा प्रकाश स्रोत। तो इसमें क्या होता है, विवर्तन जो होगा हमारा, इसमें प्रकाश स्रोत और पर्दा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे एक सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेनल विवर्तन। और एक इसमें हमारा होता है दूसरा फ्रानहोफर, फ्रानहोफर विवर्तन। इसमें क्या होता है, प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों एक दूसरे से अनंत पर स्थित होते हैं। अब सोचने वाली इसमें बात है कि अनंत पर हम दोनों स्रोतों को रखेंगे कैसे, ठीक, अनंत पर रख के कौन आएगा इनको। तो इसमें करते क्या है, देखिए हम जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अनंत पर स्थित होते हैं, अनंत पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, कहां पर स्थित होंगे, ये हमारे अनंत पर होंगे। तो अनंत के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहां से देखो हमारा ये कोई प्रकाश स्रोत है, इसके आगे हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। यहां से जैसे ही प्रकाश की किरणें जाएंगी, टकरा के ये क्या होंगी, समांतर हो जाएंगे मुख्य अक्ष के, ठीक, समांतर हो गई। और यहां पर हम क्या करते हैं, एक स्लिट लगा देते हैं, झिर्री, झिर्री के आगे एक और उत्तल लेंस लगाते हैं, ऐसे जाएंगे आगे ये प्रकाश की किरणें, और इस लेंस के फोकस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक पर्दा लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। तो इस प्रकार का जो विवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रानहोफर विवर्तन। तो दो प्रकार का होता है हमारा विवर्तन, ये हमें दोनों नहीं पढ़ने हैं, केवल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है और फ्रानहोफर विवर्तन में क्या होता है। फ्रेनल विवर्तन में क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों के दोनों कहाँ होंगे, सीमित दूरी पर होंगे। और इसमें क्या होगा, फ्रानहोफर और विवर्तन दोनों के दोनों ये हमारे अनंत दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है। तो अनंत दूरी पर हम इनको बना देते हैं कि लेंस रख के, अब लेंस रखने के बाद जो प्रकाश की किरणें आएंगी ये अनंत से आर्त दूरी प्रतीत होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये फ्रानहोफर हमारा विवर्तन हो जाएगा। अब हम इसमें ये समझ लेते हैं कि ये विवर्तन होने का कारण क्या है। और सबसे पहले विवर्तन हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर इसको कैसे एक्सप्लेन किया था। तो अगर हम लोग इस छोटी सी झिर्री से प्रकाश की किरणों को अगर हम डालेंगे तो ये पर्दा अगर हम लगाया, ये पर्दे पे क्या होगा, होना क्या चाहिए था, यहाँ से प्रकाश निकल के और यहाँ पर हमारी इतनी बीच में क्या होनी चाहिए थी, चमक होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये चमक बेटा हमारी इतने में हो जाती है ये, ठीक। तो आखिर हमें ये समझना है कि ये होना इतने में चाहिए था चमकदार, इतने में चमक क्यों हुई है, प्रकाश इतना क्यों फैला ये, ठीक। तो सबसे पहले इसको बेटा समझाया था हाइगेंस ने। तो हाइगेंस ने बेटा कैसे समझाया, तो देखो अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं का
सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की थी विवर्तन की। ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक स्लिट है, ठीक, ये स्लिट है, और यहाँ पर इन्होंने क्या डाला था, प्रकाश को, ये आ रही है प्रकाश किरणें, और यहाँ पर क्या लगाए थे, पर्दा लगाए थे। ठीक, अच्छा, ये माध्यम के जितने भी कण होंगे, क्या होंगे, जितने भी कण होंगे, ये एक नई तरंग स्रोत का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आपको याद हो तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था कि तरंगों के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें जो उस माध्यम के जो कण होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। और तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी कण हैं, तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी कण हैं वो क्या करेंगे, दोबारा से द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करेंगे। अब यहां से क्या होंगी, द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी और गोलीय होगी द्वितीय तरंगिका, क्योंकि ये जो कण है हमारा ये गोलाकार होगा, छोटा सा कण, तो कैसी होगी तरंगिका, गोलीय। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो तरंगाग्र होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तो तरंगें कैसे चलेंगी, ऐसे चलेगी तरंग, कुछ तरंगें ऐसे चलेंगी, कुछ तरंगें ऐसे चलेंगी, कुछ तरंगें ऐसे और कुछ तरंगें ऐसे। जब ये सारी मिलकर इसके ऊपर पहुंचेंगी तो इतनी बीज तो मतलब यहाँ होना क्या चाहिए था, ये वाली जगह हमारी क्या होनी चाहिए थी, चमकदार, लेकिन चमक यहीं पर ना होकर क्या होगी, इस पूरे में ये चमक फैल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सप्लेन किया था हाइगेंस ने। ठीक, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, एकल झिर्री के द्वारा इसको समझेंगे, एकल झिर्री के द्वारा हम लोग उसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। ये हाइगेंस ने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे ये विवर्तन की घटना होती है। आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एकल झिर्री के द्वारा, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप, एकल झिर्री के द्वारा हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा क्या इसका कारण था। ठीक है, ये हाइगेंस ने एक्सप्लेन कर दिया था। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे एकल झिर्री के द्वारा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम लोग इसमें आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप। ठीक, तो बनाते हैं इसका छोटा सा डायग्राम, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक प्रकाश स्रोत, ठीक है, और इसके आगे हमने क्या लगा दी, एक झिर्री लगा दी है, ये झिर्री है, और इस झिर्री को क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे ओपन कर लिया, और यहाँ से हमारी क्या आ रही होंगी, ये हमारी झिर्री है, और यहाँ से क्या आ रही होंगी, ये प्रकाश किरणें आ रही होंगी ऐसे। ठीक, कैसे इसको भी प्रकाश किरणें आ रही होंगी। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक यहाँ से पर्दा लगा दिया, जिससे हमें क्या प्राप्त हो सके, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो सके। ठीक है, अब होगा क्या ये तरंगें जब यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर आने के बाद में तरंगें इस तरफ भी मुड़ेंगी और इस तरफ भी मुड़ेंगी, तरंगें इधर भी मुड़ेंगी और तरंगें इधर भी मुड़ेंगी। ऐसे ही यहाँ पर होगा, तरंगें इस तरफ भी मुड़ेंगी और तरंगें इस तरफ भी मुड़ेंगी। ठीक, और इस पर्दे के हर एक बिंदु पर दोनों तरंगें क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाली जो तरंग है ये यहाँ कहीं मिल रही है, और ये वाली तरंग क्या मिल रही है, यहाँ कहीं मिल रही है। ठीक, और इसका मैं सेंटर मानते हुए यहाँ पर इसको इसको आपस में क्या करता हूँ, ये मिला देता हूँ। ये बिल्कुल यहाँ पर ये जो तरंगें मिल रही हैं ये बिल्कुल सेंटर से मिल रही है। कहाँ मिल रही है, सेंटर से। अब ये जहां पर ये मिलेंगी ना दोनों तरंगें, तो यहां पर हमारा क्या होगा, दोनों तरंगों के मिलने से यहां पर जो हमारा बनेगा इसको बोलेंगे केंद्रीय, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय उच्चिष्ट बोलेंगे। और विवर्तन, अभी हम इससे पहले व्यतिकरण पढ़े थे, व्यतिकरण में क्या बोलते हैं, जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज। दीप्त का मतलब उच्चिष्ट और अदीप्त का मतलब निम्निष्ठ। दीप्त फ्रिंजें जो होती है हमारी समतोषी व्यतिकरण के फलस्वरूप बनती हैं, और जो अदीप्त फ्रिंजें होती हैं वो हमारी
विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे उसको, केंद्रीय उच्चिष्ट। और ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट होगी ये सबसे ज्यादा चमकदार फ्रिंज होगी। ये क्या होगी, सबसे ज्यादा चमकदार। यहां मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, मैं बता देता हूं। यहां पर आप ऐसे सपोज करिए हमारे पास एक कार्डबोर्ड का डिब्बा है और इसमें क्या है, एक छोटा सा ये हमने छेद कर दिया है। ठीक, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया इस तरफ, यहां पर हमने एक पर्दा लगा दिया और यहां से हमने क्या कर दिया है, इसके ऊपर प्रकाश किरणें आपतित कराई है। तो पर्दे के ऊपर होता क्या है पर्दे के ऊपर देखो कुछ इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। जैसे ये छोटा इस होल के बराबर दिखेगा, फिर उसके बाद ऐसा पैटर्न प्राप्त होगा, फिर ये बड़ा होता चला जाएगा, फिर ये ऐसे। तो जहां पर ये मैंने नीला वाला मार्कर चलाया है ना, नीला वाला मार्कर, वो हमारी है एक ब्राइट फ्रिंज। कैसी है, ब्राइट। तो ये ऐसी गोलाकार बनती हुई चली जाएंगी सारी फ्रिंजें। ठीक है, और क्या होगा, ये जो वाइट वाला भाग दिख रहा होगा, दो नीली के बीच में जो वाइट वाला भाग दिख रहा है, ये हमारी डार्क फ्रिंज है। कैसी है, डार्क। और ये भी आप देख सकते हो एक गोले की तरह है। कैसी है, गोले की तरह है। तो ऐसे ही बेटा यहां पर प्राप्त होगा। ये जो हमारी केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज से थोड़ा सा दूर हमारा अंधेरा होगा और यहां से फिर क्या होगी हमारी, जहां अंधेरा खत्म होगा उसी के आगे से हमारा क्या होगा, ये दोबारा से चमकीली फ्रिंज बनेगी, फिर अंधेरा आएगा, फिर ये फ्रिंज बनेगी हमारी। और लगातार फ्रिंजों की जो तीव्रता है, लगातार ये जो फ्रिंजों की तीव्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फ्रिंजों की जो चमक है वो कम होती जाएगी, इसलिए मैंने इनको छोटा बनाता चला गया हूं ऊपर तक। ठीक है, ये ऐसे। और ये दोनों तरफ होगा ऐसा, यहां पर भी होगा, नीचे भी होगा ऐसा ही। ठीक, नीचे मैंने बना दिया, ये प्रोसेस दोनों तरफ होगा, नीचे भी होगा और ये ऊपर भी होगा। और इसके नीचे फिर ये बनेगी और लगातार इनकी जो चौड़ाई है हमारी है, ये कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी चौड़ाई। ये देखिए कम हो रही है लगातार, और फाइनली ये हमारी यहाँ बन चुकी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसके ऊपर पैटर्न प्राप्त होगा, कुछ ऐसा यहाँ पैटर्न प्राप्त होगा ये। तो हमें करना क्या है, इसकी केंद्रीय उच्चिष्ट से, सेंट्रल मैक्सिमा से हमें क्या निकालनी है, इनकी स्थितियां निकालनी है कि पहली उच्चिष्ट कहां बनेगी, द्वितीय उच्चिष्ट का, उच्चिष्ट का मतलब होता है चमकीली वाली फ्रिंज। ठीक है, प्रथम उच्चिष्ट कहां बनेगी, द्वितीय उच्चिष्ट कहां बनेगी, प्रथम निम्निष्ट कहां बनेगी। निम्निष्ट का मतलब होगा अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, अदीप्त वाली ये कहां बनेगी, और हमें कहां से चेक करनी है, सेंटर से चेक करनी है। ठीक है, तो जैसे हम यहां से प्रकाश को गुजारेंगे तो इस होगा क्या, ये गोलों के रूप में क्या होंगे, ये छोटे से भाग से प्रकाश निकलने के बाद में हमें कुछ ऐसा पैटर्न प्राप्त होगा। ये नीले वाले जो मैंने बनाए हैं ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है, मतलब उच्चिष्ट हैं। और दो नीली के बीच में जो व्हाइट वाला आपको भाग दिख रहा है, यहां पर अंधेरा होगा, मतलब ये जो अंधेरा होगा ना, ये भी गोले के ही रूप में होगा। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। और मान लेते हैं बेटा इसमें इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्लिटों के बीच की दूरी ई है। कुछ किताबों में ये ए भी लिखा है, मैंने यहाँ फिलहाल ई लिख रहा हूं, और इसको मैंने नाम रख दिया है ए, इसको नाम रख दिया है बी। ठीक, और मैं एक काम अभी आप अगर अभी देखोगे तो जितनी ये वाली तरंग चली है उतना ही ये वाली तरंग चली है, तभी तो ये सेंटर पे आके मिलेंगी। लेकिन मुझे करना क्या है, यहां इस सेंटर से केंद्रीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट की स्थिति ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा रफ करके मैं क्या करता हूं, ऊपर मिलाता हूं। मैंने क्या कर दिया, ऊपर मिला दिया, जिससे मैं क्या कर पाऊं, इसके सेंटर से स्थिति लिख पाऊं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, इसको यहां से मिटा के और यहां कहीं इन दोनों को मिलवाता हूं। देखो यहां कहीं ये मिल गई ऐसे, ये हमारी ऐसे मिल गई। थोड़ा सा ये बहुत सिमेट्रिकल लग रही है, थोड़ी इसको सही कर लेते हैं। ये ऐसे यहां कहीं मिल गई है। ठीक, यहां कहीं मिल गई, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या, पी। क्या नाम दे दिया इसको पी नाम दे दिया ये। और ये जो है इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। और अगर मैं बात करूं तो ये इस दिशा से कितने कोण पर है, इस दिशा से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, और अगर हम यहां पर बात करें एपी की और यहां बात करें बीपी की, तो बीपी जो है ना हमारा, बीपी इसने ज्यादा दूरी तय करी है एज कंपैरिजन एपी के। मतलब
बीपी कितना चला है, ज़्यादा चला है, कितना ज़्यादा चला है हम क्या करेंगे उसके लिए इसके ऊपर लंब डाल देंगे और इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ क्या, के। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, के नाम दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अब ये हमारे किसके बराबर हो गया, एपी किसके बराबर होगा बेटा, एपी, एपी किसके बराबर हो जाएगा, केपी के, किसके बराबर हो जाएगा, केपी के। और पथांतर कितना आएगा, पथांतर बेटा पथांतर कितना आएगा यहाँ पर, पथांतर कितना आएगा, अंतर कितना है इन रास्तों में, बी के अंतर है, कितना है, बी के हमारा ये अंतर है। ठीक, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा पूरा, थीटा। तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है, तो कुल मिला के ये वाला एंगल भी कितना आने वाला है, थीटा आने वाला है ये। ठीक है, अब मैं क्या लिख के इसमें त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी के ए में, त्रिभुज बी के ए में, बी के ए ले लिया हमने यहाँ से। और थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में। तो यहाँ कर देंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण आ जाएगा ये। और लंब कितना है हमारा, लंब है आपका बी के, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका ई, कर्ण कितना है ई। तो यहां से आ गया ये साइन थीटा इक्वल टू बी के बटे में ई। तो बी के बराबर क्या आ जाएगा ये, ई साइन थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये हमें पथांतर मिल गया कि इतना पथांतर यहाँ पर होने वाला है। आगे हम क्या करेंगे, इनकी स्थितियां ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। किसको मानना है, इसको मान लेते हैं, देखो कुछ इसको यहाँ पर मान लेते हैं, माना, यहाँ मैं लिख देता हूँ माना। क्या मान लिया हमने, ये जो बीके है, बीके को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, लैम्डा। इस बीके को मैंने क्या मान लिया है, लैम्डा मान लिया है। अब ये बीके जब बीके हमारा पथांतर कितना है, लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा पर कौन सी फ्रिंज हमें प्राप्त होगी बेटा, निम्निष्ठ। 2 लैम्डा पे भी क्या मिलेगी, निम्निष्ठ। 3 लैम्डा पे भी क्या मिलेगी, निम्निष्ठ। तो बताओ बेटा निम्निष्ठों के लिए पथांतर कितना हो जाएगा, निम्निष्ठों के लिए क्या होगा पथांतर। अगर बी के हमारा लैम्डा है, लैम्डा पे भी निम्निष्ठ प्राप्त हो रही है, तो 2 लैम्डा पे भी क्या प्राप्त होगी, निम्निष्ठ। 3 लैम्डा पे भी क्या प्राप्त होगी। ऐसे ही बी के किसके बराबर कर दूं मैं, एन लैम्डा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 और 2 को आपस में इक्वल रख लेते हैं। देखो ये भी बीके का मान है और ये भी किसका मान है, बीके का मान है। ये भी बीके और ये भी बीके। तो समीकरण 1 किसके बराबर होगा, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 का है हमारा ई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हो गया ये, ई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बटे में ई, एन लैम्डा बटे में ई। अच्छा, यहाँ पर झिर्रियों के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। नहीं, दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। जब ये दूरी कम है तो थीटा भी हमारा क्या होगा, बहुत छोटा। तब थीटा हमारा छोटा है, तो इसका साइन हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो ये एन लैम्डा बटे में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट से जितनी भी हमारी ऊपर या नीचे क्या बनेंगी, निम्निष्ठ बनेंगी, उनकी स्थिति निकालेंगे कि कोणीय स्थिति निकलेगी। यहां से कौन सी स्थिति निकलेगी, कोणीय। और मैं यहां से इसको एन लगा देता हूं। एन का मतलब ये है कि दूसरी की निकालनी है तो 2 लगा देंगे, पहले की निकालनी है 1 लगा देंगे। तो मुझे यहां पर भी क्या लगा देना चाहिए था, एन। यहाँ पे थीटा एन, और कहां पर, यहाँ पर भी थीटा एन आएगा, यहाँ पर भी थीटा एन, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी थीटा एन आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये एन थीटा एन लैम्डा अपॉन में ई। अगर मैं प्रथम निम्निष्ठ की बेटा बात करूं, किसकी, प्रथम निम्निष्ठ, किसकी बात करें, प्रथम निम्निष्ठ क्या हो जाएगी, थीटा 1 क्या हो जाएगी, थीटा 1 इक्वल टू, यहाँ 1 लगा देंगे तो लैम्डा अपॉन ई आ जाएगा।
द्वितीय निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, द्वितीय के लिए 2 लगा देंगे तो थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा बटे में ई। ऐसी तीसरे के लिए क्या होगा, तृतीय, तृतीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ क्या हो जाएगी 3 लैम्डा बटे में ई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से जितनी भी हमारी ये डार्क वाली बनेंगी इनकी स्थितियां निकालेंगे ऐसे। पहले की होगी लैम्डा अपॉन ई, दूसरी की होगी 2 लैम्डा अपॉन ई, तीसरी की होगी 3 लैम्डा अपॉन ई। और ये हमारा क्या है, एक जनरल फार्मूला है। इसकी मदद से हमें जिसकी भी निकालनी है उसी के हिसाब से एन का मान हमारा डिसाइड हो जाएगा। ई क्या होगा, ई हमारा ये दोनों झुर्रियों के बीच की दूरी है, हमेशा दे रखी होगी। और लैम्डा जो प्रकाश हमने डाला है उसकी तरंगदैर्घ्य है। और एन निम्निष्ठ की स्थिति, कौन सी स्थिति चाहिए, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, किसकी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो ब्राइट वाली बन रही है ना, ब्राइट वाली, कौन सी वाली, उच्चिष्ट, इनकी स्थिति निकालेंगे। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो उच्चिष्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, तभी हम निकाल पाएंगे इसमें किसकी स्थिति, उच्चिष्ट की निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये इस प्रकार कुछ सही दिख रहा है, गलत हो गया कुछ, गलत हो गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, निम्निष्ठ की स्थितियां मिल चुकी हैं, उच्चिष्ट की निकाल लेते हैं। ये वाली इसके सेंटर से कहाँ बनेगी, ये कहाँ बनेगी और ये वाली कहाँ बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये है हमारी सेंटर फ्रिंज, कौन सी वाली, ये वाली केंद्रीय वाली है। अच्छा, केंद्रीय से ऊपर कौन सी है, ये वाली कौन सी है, निम्निष्ठ है, जो कि कहाँ बनेगी, लैम्डा बटा, कहाँ बनेगी, लैम्डा बटा ई पर। और लैम्डा बटा ई के बाद ये कहाँ बनेगी, 2 लैम्डा बटा ई पर। और फिर इसके ऊपर कहाँ बनेगी ये, 3 लैम्डा बटा ई। लेकिन हमें स्थिति निकालनी किसकी है, हमें बेटा यहाँ स्थिति निकालनी है, किसकी निकालेंगे अब। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पर, 2, ये वाली कौन सी है, निम्निष्ठ है, और ये भी क्या है बीच में, निम्निष्ठ, ये भी निम्निष्ठ और ये भी निम्निष्ठ। तो 2 निम्निष्ठ के बीच में कौन सी वाली है, उच्चिष्ठ है। 2 निम्निष्ठ के बीच में कौन सी वाली है, उच्चिष्ठ है। 2 निम्निष्ठ के बीच में कौन सी वाली है, उच्चिष्ठ है। तो ऐसे ही देखो, एक निम्निष्ठ ये है, एक निम्निष्ठ ये है, तो यहाँ बीच में कौन सी मिलेगी हमें, उच्चिष्ठ मिलेगी। ऐसे ही 2 निम्निष्ठ के बीच में क्या मिलेगी, उच्चिष्ठ मिलेगी। क्या मिलेगी, उच्चिष्ठ। अब वो निकालेंगे कैसे हम उच्चिष्ठ, देखिए उच्चिष्ठ के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 2 लैम्डा बटा ई और लैम्डा बटा ई, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बटे में ई, 3 लैम्डा बटे में ई। उसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि बीच में मिल रही ना हमें, तो इसको क्या करेंगे, लैम्डा बटा 2 लैम्डा बटे में 2ई। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा बटे में 2ई। ठीक, 5 लैम्डा बटे में 2। ये डायग्राम बना, इसको लिखने के बाद ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ नीचे से लिखेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, प्रथम उच्चिष्ठ, प्रथम उच्चिष्ठ, थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 लैम्डा बटे में 2ई। ऐसी द्वितीय क्या होगी, द्वितीय, ऐसी द्वितीय निम्निष्ठ, द्वितीय उच्चिष्ठ क्या हो जाएगी हमारी, द्वितीय उच्चिष्ठ क्या होगी, थीटा 2 इक्वल टू 5 लैम्डा बटे में 2ई। और ऐसे ही अगर हम निकालें एन वाली, तो लैम्डा एन, थीटा एन इक्वल टू 2n + 1, और ये हो जाएगी लैम्डा बटे में 2ई। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, एक जनरल फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उच्चिष्ठ की स्थिति ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब n का मान अगर हम 1 लगाएंगे तो 2 1 2 + 3, मतलब जो पहली हमारी उच्चिष्ठ होगी वो 3 लैम्डा अपॉन 2ई से स्टार्ट होगी, दूसरी हमारी 5 लैम्डा अपॉन 2ई। ऐसी n के लिए क्या हो जाएगा, 2n + 1 लैम्डा बटे में 2ई। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हम केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ठ कहाँ प्राप्त हो रही है, ये हमारी कौन सी, निम्निष्ठ, और ये क्या है, ये हमारी प्रथम निम्निष्ठ, और ये भी क्या है, हमारी प्रथम निम्निष्ठ। तो प्रथम निम्निष्ठ के बीच में तो प्राप्त हो रही है केंद्रीय उच्चिष्ठ। तो हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई देखिए कैसे निकालेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रथम, ये कौन सी है, प्रथम निम्निष्ठ, और इसके दूसरी तरफ भी प्राप्त होगी प्रथम
निम्निष्ट, तो दो निम्निष्टों के बीच में क्या प्राप्त हो रही है हमारी केंद्रीय उच्चिष्ट। तो दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? प्रथम के लिए स्थिति क्या होती है? लैम्डा बटे में ई प्लस लैम्डा बटे में ई, तो ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 2 लैम्डा बटे में ई, तो ये या तो इससे निकलेगा हमारा ये, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन ई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 लैम्डा अपॉन ई को लिखते हैं थीटा 1। तो ये इससे हम क्या निकालेंगे? इसकी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या निकाल लेंगे? चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। अब इसकी हम स्थिति निकाल लेते हैं। स्थिति निकाल लेते हैं कि स्थिति हम कैसे निकालेंगे? स्थिति हमें कैसे निकालनी है? मान लेते हैं ये जो हमारा पर्दा है यहाँ से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? डी दूरी पर। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर डायग्राम अलग से दिखा देते हैं यहाँ, ठीक है, ऐसे बना दिया है। और ये मान लेते हैं कहाँ बन रही है बेटा? बाई एन दूरी पर। ये एंगल क्या है? थीटा, और ये क्या है अपना? ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। थीटा बराबर हो जाएगा बाई एन अपॉन में डी, बाई एन अपॉन में डी हो जाएगा। थीटा की वैल्यू लगा देते हैं क्या? थीटा की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर लैम्डा अपॉन में ई इक्वल टू बाई एन बटे में डी। तो बाई एन बराबर आ जाएगा ये एन लैम्डा डी बटे में ई। इससे हम क्या करेंगे? उसकी रेखीय स्थिति निकाल लेंगे। ये क्या है हमारी? रेखीय स्थिति। रेखीय, ये है रेखीय स्थिति, रेखीय स्थिति, ठीक, रेखीय स्थिति है। तो ऐसे हम लोग इसका करेंगे एकल झिर्दी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप, ठीक है। इस पे हम पहले सवाल लगा लेते हैं कुछ, और उससे पहले इसमें व्यतिकरण और विवर्तन में एक अंतर लिख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें व्यतिकरण और विवर्तन में हम लोग अंतर देख लेते हैं। व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है? पहला इसमें लिखा है, यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण से होती है। और जो हमारा विवर्तन होता है, यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि दो कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता होती है इसमें। अगला इसमें लिखा हुआ है, व्यतिकरण में जितनी भी हमारी ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं उनकी जो तीव्रता होती है वो एक समान होती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी तीव्रताएं होती हैं वो लगातार क्या होती हैं, घटती चली जाती हैं। कोई भी फ्रिंज लगातार नीचे उनकी तीव्रता क्या होती है, लगातार उनकी घटती चली जाती है। चमक, उनकी तीव्रता का मतलब होता है चमक। तो व्यतिकरण में जितनी भी हमारी फ्रिंजें होती हैं, दीप्त फ्रिंजें, वो उनकी तीव्रता समान होती है। और व्यतिकरण में उनकी तीव्रताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, विभिन्न होती हैं। और तीव्रताएं लगातार नीचे हम जाते हैं तो घटती चली जाती है। आगे इसमें लिखा है, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, और इसमें सभी फ्रिंजें जो होती हैं वो हमारी समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इसमें दो कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता होती है और इसमें एक ही कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है, ठीक। तो इसमें हम कुछ सवाल लगा लेते हैं पहले। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबित पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है, ये हमें ई की वैल्यू दे रखी है, कितनी, स्लिट के बीच की दूरी दी है, झिर्री के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁵ स्लिट का मतलब होता है झिर्री, मीटर, 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम। ये हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबित पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर प्राप्त होगा? तो θ1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और किसके लिए, निम्नलिखित के लिए। किसके लिए, निम्नलिखित के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, θ बराबर क्या होता है n लैम्डा बटे में ई, θ n लैम्डा। तो हमें n की वैल्यू कितनी लगानी है, यहाँ पर 1 लगानी है, क्योंकि प्रथम निम्नलिखित की स्थिति हमें बतानी है। तो θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पर 1 लगा देंगे, और θ हमारा
5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और ई की वैल्यू है हमारी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। तो 2 से ये काट डालेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएगा ऊपर जाके, और ये आएगा हमारा रेडियन में, ये रेडियन में आंसर आएगा। ये आ गई हमारी θ1 की वैल्यू। उसके बाद हमें इसकी कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो कोणीय चौड़ाई के लिए हम लोग क्या क्या बोलेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं? इसका फार्मूला होता है 2 लैम्डा बटे में ई। तो 2 लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर? यह है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ई की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 रेडियन। इसमें हमसे 2 चीज़ें पूछी थी, एक केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, और प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति। अगला इसमें हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित पड़ता है। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति हमें ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन मैं यही कर देता हूँ यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमें बताना है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम चेंज कर लेंगे, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर हो जाएगा ये का प्रकाश 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर। ये ई की वैल्यू हमें दे रखी है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग पहले मीटर में, 10 की पावर माइनस 4, इसको गुणा कर देंगे 10 की पावर माइनस 2 से, और तब ये आ जाएगा हमारा 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, मीटर में आ गया, क्योंकि मीटर को मीटर में लगा देंगे, ये मीटर ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तृतीय निम्निष्ठ के लिए, किसके लिए निकालना है? तृतीय निम्निष्ठ के लिए, तृतीय निम्निष्ठ के लिए। तो क्या होता है? थीटा एन बराबर कितना हो जाएगा? ये एन लैम्डा बटे में ई। तो एन की तृतीय निकालना है, तो एन बराबर हमें 3 लगाना पड़ेगा, 3 लग देते हैं। θ3 इक्वल टू 3, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ई की वैल्यू कितनी है? 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 1, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 रेडियन, और यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो पहले आप ये नोट कर लें, फिर हम तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित पड़ता है। द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना हमें करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है इसमें हमें? 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश। तो लैम्डा की वैल्यू दी है यहाँ 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर आ जाएगा ये, और 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री। ये ई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है ये? 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे, मीटर आ जाएगा ये, और फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। ठीक, आगे हमें इसमें दे रखा है द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति बतानी है। द्वितीय निम्निष्ठ के लिए लगा देते हैं यहाँ पर, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए अगर हम द्वितीय के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी यहाँ पर, और फॉर्मूला इसका होता है थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? n लैम्डा बटे में ई। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर? n की वैल्यू 2 लगा देंगे यहाँ पर, द्वितीय के लिए निकालना है, और लैम्डा की वैल्यू कितना है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ई की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 बटा 3,
और ये पावर को नीचे ले आते हैं, पावर ये नीचे आ जाएगी तो केवल 10 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल, 1/3 या इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 रेडियन। एक आंसर हमारा ये आ गया, ये थीटा 2 की वैल्यू आ गई है। दूसरी निम्नलिखित के लिए इतने कोणीय स्थिति आगे निकल गई है। और हमें क्या बताना था, यहाँ पर हमें बताना था केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, यही निकाल देते हैं, कोणीय चौड़ाई निकालनी थी, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई जिसका फार्मूला होता है 2 लैम्डा बटे में ई। 2 ऐसे ही रहेगा, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ई की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ लगा देते हैं। तो ये शायद सॉल्व करके सेम ही आएगा, 0.3 ही आने वाला है यहाँ, और यहाँ कितना आएगा ये रेडियन, रेडियन ये आ गई हमारी इसकी क्या, कोणीय चौड़ाई। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 0.2 mm चौड़ी झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर देखा जाता है। यदि पर्दा झिर्री से 2.0 मीटर दूर हो तथा केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5.0 mm दूरी पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की हमें गणना करनी है इसमें। तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, इसमें हमें दे रखा है 0.2 mm चौड़ी, ये ई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 mm, इसको लिख दूंगा मैं 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। और प्रतिरूप पर्दे पर देखा जाता है यदि पर्दा झिर्री से, ये कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी, पर्दे तक की दूरी को डी से लिखते हैं, ये कितना है 5.0 mm, 5.0 सॉरी ये 2.0 है, पर्दे की दूरी कितनी है 2.0 मीटर। तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, मीटर का मीटर में ही दे रखा है हमें। और आगे इसमें लिखा है केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5.0 mm दूरी पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है, ये हमें दे रखी है yn की वैल्यू, ये हमें रेखीय स्थिति दी है, कितनी है ये 5 mm। तो इसको क्या करेंगे 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 लगा के मीटर लगा देंगे यहाँ पर। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा बाई एन, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये बाई एन बटे में डी। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है लैम्डा अपॉन में ई, तो डी इधर आ जाएगा इक्वल टू बाई एन। ये फार्मूला यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, बाई एन बराबर, अभी इसको प्रूफ भी किया था हम लोगों ने, डी थीटा डी लैम्डा बटे में ई, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। और एन की वैल्यू सॉरी डी है ये, डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डी की वैल्यू है 2.0, और लैम्डा हमारा है यहाँ पर, लैम्डा निकालना है, और ई की वैल्यू कितनी है 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं या पॉइंट से इसका एक ये हटा देते हैं, तो 2 से ये कटेगा 10 बार में, 10 बार में कट गया, और ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, इसको भी इधर कर देते हैं, 10 की पावर ये -3 हो जाएगा, गुणा 10 गुणा लैम्डा, 10 गुणा लैम्डा हो गया ये। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे में ले आएंगे इसके 10 इक्वल टू लैम्डा। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा ये लैम्डा में। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। अगर यही छोड़ेंगे तो मीटर लिखना पड़ेगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें जो भी प्रकाश इस्तेमाल या यूज़ किया गया है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी 5000 एंगस्ट्रॉम। तो मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में। इस चैप्टर का हमने जो है विवर्तन पढ़ लिया है, इससे पहले व्यतिकरण और हाइगेन्स की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत पढ़ा था। इस चैप्टर में हमारा अभी एक टॉपिक और बचा है, ध्रुवण को हमें पढ़ना है। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।